तो आज के इस लेक्चर में हम कंपोनेंट का जो लेक्चर था हमारा पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, उसका पार्ट 2 हम आज देख रहे हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। पार्ट 1 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहा है, उसमें हमने सारा का सारा थ्योरेटिकल जो कंपोनेंट के बारे में आइडियाज़ होते हैं वो हमने सारे कवर अप कर लिए हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं कंपोनेंट के कोड स्ट्रक्चर के बारे में एंड हाउ टू यूज़ कंपोनेंट, ठीक है। मतलब कि कंपोनेंट को यूज़ कैसे किया जाएगा और लास्ट में मैं आपको एक मतलब वे बताऊंगा कि किस तरीके से मैं बिजली कंपनी में कंपोनेंट क्रिएट करता हूँ एंगुलर के प्रोजेक्ट में, ठीक है। वो मतलब एक वे है, मतलब उससे क्या होता है कि स्ट्रक्चर्ड वे में हम काम कर रहे होते हैं। एक फॉर्मेट होता है जो कि आप रख सकते हो बेसिकली अपने फोल्डर स्ट्रक्चर, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको लास्ट में वो एंड पॉइंट बताऊंगा, ठीक है। चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं स्टार्ट करता हूँ। तो सबसे पहले आपको पता ही होगा, जब भी आप कोई फ्रेश एप्लीकेशन जो है आप इंस्टॉल करते हो, मींस क्रिएट करते हो आप एंगुलर एप्लीकेशन, तो आपको एसआरसी के अंदर ऐप के अंदर आपको एक बाय डिफॉल्ट कंपोनेंट मिलता है जो कि आपका ऐप कंपोनेंट होता है, ठीक है। ऐप कंपोनेंट होता है और यहाँ पर बेसिकली आपका ये जो है रूट कंपोनेंट जैसे आप बोल सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसका जो है अगर आप देखोगे इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में इसका टैग यूज किया जाता है ऐप हाइफन रूट, ठीक है। तो आज हम बेसिकली डीपली बात करने वाले हैं कि क्यों ये ऐप हाइफन रूट यहाँ पर यूज किया गया है, इससे क्या मतलब ऑलरेडी मैंने बताया हुआ है बेसिकली, फिर भी आज हम बात करेंगे कंपोनेंट के बारे में भी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक कंपोनेंट क्रिएट कर लेता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर लिखूंगा जैसे कि मैंने लास्ट लेक्चर में बता ही दिया था कि nggc, लाइक मैंने कुछ कंपोनेंट का नाम रख लिया, लाइक मैंने रख लिया टेस्ट कंपोनेंट, ठीक है। या मैं रख लेता हूँ यूजर कंपोनेंट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, nggc यूजर। जैसे ही मैंने यहाँ पर यूजर कर दिया तो ये क्या करेगा, यूजर कंपोनेंट जो है क्रिएट कर देगा। ये यहाँ पर बेसिकली आपका ऐप के अंदर जो है यहाँ पर जस्ट क्रिएट करेगा। तो ये थोड़ा हाँ क्रिएट हो चुका है, देख सकते हो आप। और यहाँ पर इसकी बेसिकली ये कुछ फाइल्स हैं जो कि आपकी क्रिएट हो चुकी हैं। अभी यहाँ पर यूजर फोल्डर के अंदर जाता हूँ, ठीक है। तो आपको ये फाइल्स जो हैं आपको मिल तो जाती हैं। आज मैं इसी के बारे में बात करने वाला हूँ, इसका कोड स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले हम क्या क्या इंपॉर्टेंस है यहाँ पर देखिए। यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले आपको मिलती है CSS फाइल, ठीक है। तो ये आपकी CSS के लिए होती है बेसिकली, जो भी आपका इस कंपोनेंट से रिलेटेड जो भी CSS आप करना चाहते हो वो आप इसके अंदर कर सकते हो, ठीक है। ये होती है इसकी .html फाइल, जो कि आपको यहाँ पर एक बाय डिफॉल्ट जो है टैग मिल जाता है जब भी आप कोई कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट करते हो। तो जैसे यहाँ पर आ चुका है यूजर वर्क्स, ठीक है। एंड स्पेसिफिकेशन डॉट टी एस का इसका कोई अभी हम यूज नहीं करते हैं इतना, ठीक है। तो हम आ जाते हैं TS फाइल, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट फाइल है। हर कोई कंपोनेंट जब आप क्रिएट करोगे तो आपको .ts फाइल मिलेगी, जो कि आपको यहाँ पर देखोगे। अगर मैं इस यूजर कंपोनेंट को थोड़ा कोलैप्स कर दिया, ठीक है। एंड यहाँ पर आपको ऐप कंपोनेंट की भी .ts फाइल मिलती है। मतलब ये चार फाइल्स हैं आपकी, .css, .html, .spec, .ts। spec मीन्स स्पेसिफिकेशन, ठीक है। एंड .ts मतलब कि टाइप स्क्रिप्ट फाइल, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो है हर कंपोनेंट की आपको मिलेंगे। तो हम आ जाते हैं अपने .ts फाइल के अंदर, जिसका हम थोड़ा कोड स्ट्रक्चर जानने वाले हैं, जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अभी आपको ये कोड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इसको मैं डीपली एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ, जो कि अभी आपको मैं एक्सप्लेन करूंगा यहाँ पर, ठीक है। ये जो मैंने बिजली एक स्क्रीनशॉट ले रखा है कोड का, जो कि यहाँ पर बिजली मैंने ऐप रूट कंपोनेंट का ले रखा है, ठीक है। तो यहाँ पर देख पा रहे हो ये जो आपका ऐप रूट कंपोनेंट है उसका बिजली यहाँ पर आपको सिलेक्टर दिखाई दे रहा है। मैं बट उससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सभी कंपोनेंट का एक तरीका होता है, मतलब एक वे आपको कॉमन जो वे है वो आपको यही मिलेगा। जैसे कि अभी यहाँ पर देख पा रहे हो इसमें भी इंपोर्ट लगा हुआ है, इसमें भी कंपोनेंट सिलेक्टर, टेम्पलेट यूआरएल, स्टाइल यूआरएल एंड यहाँ पर एक्सपोर्ट क्लास यूजर कंपोनेंट किया हुआ है, ठीक है। तो वही सब यहाँ पर किया हुआ है, बट इसको ध्यान से समझिए कि मैं क्या क्या समझाने वाला हूँ, ठीक है। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ, ये जो टॉप पर आपको लाइन मिलती है, जो भी हर कोई कंपोनेंट आप जब क्रिएट कर दो तो आपको ये बाय डिफॉल्ट लाइन मिलती है, ठीक है। तो ये लाइन का मतलब क्या है, यहाँ पर देखोगे मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि इम्पोर्ट्स, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, हम क्या कर रहे हैं एंगुलर कोर इसलिए पैकेज के अंदर से हम क्या कर रहे हैं कंपोनेंट को लेकर के आ रहे हैं, कंपोनेंट ऑब्जेक्ट को, ठीक है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या है, कंपोनेंट जो है यहाँ पर डेकोरेटर है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे इस कंपोनेंट को, यहाँ पर ये जो मैंने यूज किया हुआ है एज इम्पोर्ट किया हुआ है, तो मैं यहाँ पर इसको @कंपोनेंट यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर इससे क्या बोलेंगे हम, कंपोनेंट डेकोरेटर। देखिए सबसे पहले मैं यहाँ पर भी एक्सप्लेन करता चलता हूँ जैसे कि आपको थोड़ा और क्लियर हो जाए। सबसे पहले यहाँ पर इसने क्या किया हुआ है, इम्पोर्ट किया हुआ है, जो कि कंपोनेंट को यहाँ पर निकाला हुआ है, जो कि बेसिकली एज अ ये बेसिकली क्या है, कंपोनेंट डेकोरेटर। अब देखिए डेकोरेटर है ये आप कैसे पहचान करोगे। देखिए जिस एंगुलर में ना आपको कहीं जगह देखने को मिल जाएगा, बहुत जगह देखने को मिलेगा जिनके पीछे आपको मिलेगा, जिसके ऊपर हम एक सेपरेट लेक्चर लेकर के आएंगे डेकोरेटर होते क्या हैं और इनका यूज क्या है, ठीक है।
हालाँकि अभी आप इतना समझ लो कि यहाँ पर ये जो एट द रेट लगा होता है जिस किसी भी नेम के पीछे, तो वो डेकोरेटिव कहलाता है। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इस कंपोनेंट के पीछे क्या लगा हुआ है, एट द रेट, तो मतलब ये एक डेकोरेटर है जिसको हम बोल सकते हैं कंपोनेंट डेकोरेटर। अब ये अपने अंदर एक ऑब्जेक्ट लेता है, ऑब्जेक्ट के अंदर यहाँ पर सबसे पहले आता है सिलेक्टर। अब देखिए सिलेक्टर का यूज क्या है यहाँ पर, वो आपको मैं बता देता हूँ। देखो यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है सिलेक्टर नेम, ठीक है। यहाँ पर आपको कुछ टैग्स दिखाई दे रहे होंगे जो कि मैंने टैग बनाया हुआ है, एचटीएमएल टैग, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो आपको दिखाई दे रहा है सिलेक्टर के अंदर जो भी यहाँ पर आपका नेम है, ये समझ लो कि आपका जो भी कंपोनेंट है, अगर आप उसे एचटीएमएल में कॉल करना चाहोगे कहीं, तो आप क्या करोगे, ये जैसे मैंने यहाँ पर ऐप यूजर बना हुआ है ऑटोमेटिकली, ठीक है। मैं चाहूँ तो इसका नेम चेंज भी कर सकता हूँ, इससे कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं अभी आपको चेंज करके दिखाऊंगा। तो अगर आपको इसे कहीं पर भी यूज करना है, ठीक है, तो चलिए मैं यूज करके ही दिखा देता हूँ, साथ में आपको पता चलता जाएगा यूज हो भी रहा है या नहीं, ठीक है। अब देखिए बाय द वे मान के चलिए ये जो मेरा कंपोनेंट है, ये ऐप यूजर वाला, ठीक है। अगर मैं इसको चाहता हूँ, जैसे मेरी ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर बहुत सारा कोड है जो कि अभी आपको कुछ इस तरीके का नजर आ रहा है। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और इसको जस्ट मैंने सेव किया, तो अभी आपको यहाँ पर ब्लैंक आएगा नजर, ठीक है, ब्लैंक आ रहा है। अब देखिए मैं चाहता हूँ कि एक कंपोनेंट के अंदर से दूसरा कंपोनेंट कॉल हो, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ध्यान से समझने वाली बात है, इसको ध्यान से देखिएगा कि यहाँ पर मेरे पास दो कंपोनेंट हैं। एक तो मेरा ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल है, बेसिकली सॉरी ऐप कंपोनेंट जैसे मैं बोल सकता हूँ, ठीक है। एक है मेरा यूजर कंपोनेंट। अब मेरे को यूजर कंपोनेंट को किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर, मतलब किसी अनदर कंपोनेंट की फाइल के अंदर अगर मेरे को अपना कंपोनेंट कॉल करना है, कोई अनदर कंपोनेंट, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, ये जो सिलेक्टर बनाया गया ना, ये सिलेक्टर मतलब कि सिलेक्ट करने योग्य है, ठीक है। मतलब यहाँ पर जो नाम आपका दिया हुआ होगा उसे हम एज अ एचटीएमएल टैग कहीं पर भी यूज कर सकते हैं अपने किसी भी कंपोनेंट के अंदर। जैसे कि लाइक मैं ऐप कंपोनेंट के अंदर यूज करके दिखा देता हूँ। लाइक सबसे पहले देखिए, मान के चलिए मैं यहाँ पर एक H1 लिख देता हूँ, जैसे कि आपको पता चल जाए, कॉलिंग बेसिकली अनदर कंपोनेंट या यूजर कंपोनेंट लिख देता हूँ यहाँ पर मैं। अब ये देखिएगा, अगर यहाँ पर देखोगे H1 आ जाएगा जो कि अभी रिफ्रेश होकर के आएगा। बट यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि अपना ये यूजर कंपोनेंट भी लोड हो, तो मैं मेरा जो ये सिलेक्टर है ना, उसे मैं एज अ एचटीएमएल टैग कहीं पर भी यूज कर सकता हूँ किसी भी कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा ऐप यूजर एंड इसको मैं क्लोज कर दूंगा। जैसे कि यहाँ पर देख पा रहे हो, इसको मैंने यूज कर लिया है। अब इसके अंदर आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं है बीच में, ठीक है, बीच में कुछ लिखना नहीं है। आपको करना क्या है, बस उस सिलेक्टर जो आपका सिलेक्टर बना हुआ है इसके अंदर, जो भी आपने यहाँ पर नेम दिया होगा, हालांकि ये बाय डिफॉल्ट आता है नेम, बट यहाँ पर जो नेम है उसे एज अ एचटीएमएल टैग यूज करें, जो कि आपका स्टार्ट टैग हो गया ये, एंड क्लोजिंग टैग ये हो गया, ठीक है। जस्ट मैं इसको सेव करूंगा, देखिएगा अभी यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर यूजर वर्क्स आ रहा है। अब ये क्यों आ रहा है, क्योंकि ये आप क्या कर रहे हो, ये जो सिलेक्टर आप यूज कर रहे हो ये बेसिकली आपके दूसरे कंपोनेंट का, और जो कि आप यहाँ पर इस एचटीएमएल के अंदर यूज करो एज एचटीएमएल टैग। तो यहाँ पर मैं बस आपको यही बताना चाह रहा था, यहाँ पर जो ये सिलेक्टर है, ये जो सिलेक्टर की है यहाँ पर आपकी, बेसिकली यहाँ पर जो ये नेम आपको प्रोवाइड किया गया है, अगर आप इसको इस नेम को कहीं किसी और कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल के अंदर यूज करना चाहते हो, तो आपको उसे एज अ एचटीएमएल टैग यूज करना होगा। जैसे कि मैं यहाँ पर ऐप हाइफन यूजर को यहाँ पर एचटीएमएल टैग यूज कर पा रहा हूँ, ठीक है। अगर बाय द वे मान के चलो मैं इसका नेम रख लेता हूँ यहाँ पर समथिंग, मान के चलो सम, लाइक मान के चलो मैंने सम यूजर रख लिया है, और मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसका नेम रख लेता हूँ सम यूजर, ठीक है। और यहाँ पर भी मैंने इसको क्लोज किया। आप देखिएगा यहाँ पर, देखिएगा रिफ्रेश हुआ है एप्लीकेशन, और यहाँ पर देख सकते हो यूजर वर्क्स आ रहा है। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, कुछ और कंटेंट भी लिख सकते हो, लाइक मैंने यहाँ पे लिखा यूजर वर्क्स, लाइक हेयर लिख देता हूँ, कुछ भी चेंजेस कर शो कराने के लिए, देखिएगा। तो यहाँ पर मतलब प्रॉपर तरीके से आपको शो हो पा रहा है, ठीक है। मतलब आप इस सेलेक्टर का मतलब तो जान ही चुके होंगे। अब देखिए, अगर आपको ऐप कंपोनेंट में भी देखना ना, तो ऐप कंपोनेंट में भी उसका एक सेलेक्टर था, क्योंकि ये ऐप रूट। अब ये ऐप रूट जो है आपकी इंडेक्स डॉट एचटीएमएल में यूज हो रहा है, यहाँ पर देख पा रहे हो ना, ये सबसे मेन कंपोनेंट जिसे आप बोल सकते हो वो आपका ऐप कंपोनेंट होता है, जिसे आप रूट कंपोनेंट भी बोल सकते हो अपनी एंगुलर एप्लीकेशन का, ठीक है। तो मतलब आपको सिलेक्टर का जो मतलब है यहाँ पर पर्पस है वो आपको समझ में आ चुका होगा, मैं यकीन करता हूँ इतना आपके ऊपर, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ टेम्पलेट यूआरएल के ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पर टेम्पलेट जो यूआरएल है, अगर मैं यहाँ पर आपको दिखाऊं, यहाँ पर टेम्पलेट यूआरएल का जो मैंने बताया हुआ है यहाँ पर होता है ये बेसिकली टेम्पलेट फाइल, ठीक है। अब ये टेम्पलेट फाइल होता है, क्या होता है वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। यहाँ पर देखिएगा, अब आप ध्यान से समझिए, टेम्पलेट यूआरएल में आपको करना क्या होता है, आपको एक टेम्पलेट का बेसिकली पाथ प्रोवाइड करना होता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देखोगे अगर आप कोई भी कंपोनेंट आप बनाते हो तो उसका ऑटोमेटिकली यहाँ पर बन के आ जाता है जब भी आप कोई कंपोनेंट बनाते हो, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर इसका बन के आ गया यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल। अब इसका पूरा का पूरा यहाँ पर इसने पाथ सेट किया हुआ है। जैसे आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि इसने क्या किया, इस टाइप स्क्रिप्ट फाइल से बाहर निकला, डॉट करके डॉट स्लैश करके ये बाहर निकला और इसने ढूंढा कि यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल को क्या करूँ, यहाँ पर इसका पाथ सेट कर दूँ। तो यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल फाइल सॉरी ये वाली है जो कि यहाँ पर आप देख पा रहे हो। इसको मैं क्लोज कर देता हूँ ऐप कंपोनेंट को। तो इसने क्या किया, यहाँ पर जब भी आपका ये कंपोनेंट लोड होगा, मतलब जब आपका ये कोई कंपोनेंट कॉल करेगा, जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाया सम यूजर कोई कॉल करेगा, जैसे ही उसको कहीं से भी कॉल हो रहा है, ठीक है, कोई भी अनदर कंपोनेंट इसको कॉल कर रहा है, तो क्या हो रहा है कि यहाँ पर ये टेम्पलेट यूआरएल के अंदर जो एचटीएमएल की फाइल प्रोवाइड की गई है उसी कंपोनेंट का बेसिकली सॉरी उस एचटीएमएल को लोड कराएगा। अगर यहाँ पर जो है अगर आप किसी और फाइल का पाथ दोगे तो यहाँ से वही फाइल का पाथ जो है लोड कराएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अभी हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर अभी हमारा जो यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर है वो बेसिकली ये कोड है। तो इसी वजह से क्या हो रहा था कि हमारा हम कहीं पर भी सम यूजर टैग को यूज करेंगे तो वहां पर जो है हमारे यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर जो कोड भी लिखा होगा, जो भी इसके अंदर कोड लिखा होगा वही रेंडर होगा। लाइक समथिंग मैं इसमें लिख देता हूँ h1 जो कि है आपका यूजर कंपोनेंट, और मैंने पता ही है आपको कि मैंने ऐप कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल के अंदर इसको यूज किया हुआ है। तो यहाँ पर देखिएगा अभी रिफ्रेश होगा तो पेज यहाँ पर देख सकते हो यूजर कंपोनेंट आ रहा है, ठीक है। मतलब कि क्या हुआ, जब इसने ये कॉल किया था तो इसका जो कंपोनेंट का जो टेम्पलेट यूआरएल था वो बेसिकली ये वाली एचटीएमएल थी, जो कि आपको हर हमेशा क्या होगा बाय डिफॉल्ट उसी कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल को ये पॉइंट करेगा, ठीक है। ये जो टेम्पलेट यूआरएल है ये हमेशा अपने करंट कंपोनेंट की एचटीएमएल फाइल को पॉइंट करेगा, ठीक है। ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका होगा टेम्पलेट यूआरएल आपको यहाँ पर क्यों दिया है। नेक्स्ट वन हम बात कर लेते हैं स्टाइल यूआरएल्स, ठीक है। यहाँ पर क्या होता है बेसिकली आपको स्टाइल फाइल्स प्रोवाइड करनी होती है, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर देख पा रहे हो ये टेम्पलेट यूआरएल था, मतलब एक यूआरएल की यहाँ पर बात हो रही है, यहाँ पर स्टाइल यूआरएल है, ठीक है। मतलब कि यहाँ पर आप मल्टीपल यूआरएल प्रोवाइड कर सकते हो और आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर एक एरे बना हुआ है। तो मतलब कि एरे में तो आप मल्टीपल वैल्यूज डाल सकते हो। लाइक अगर आपको मन करता है तो आप यहाँ पर जो है और पाथ प्रोवाइड करो, लाइक समथिंग जो भी आपको पाथ प्रोवाइड करना है बट वो डॉट सीएसएस फाइल का पाथ हो, ठीक है। तो ये मैं आपको बता रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर आप मल्टीपल बेसिकली फाइल्स के पाथ प्रोवाइड कर सकते हो। एंड यहाँ पर देखिए ये बेसिकली जो बाय डिफॉल्ट है स्टाइल स्टाइल यूआरएल्स के अंदर जो बाय डिफॉल्ट जो फाइल का पाथ जा रहा होता है वो आपके करंट कंपोनेंट की सीएसएस फाइल का पाथ जा रहा होता है, ठीक है। अब यहाँ पर यूजर कंपोनेंट डॉट सीएसएस की फाइल का पाथ गया है, मतलब कि मेरा करंट कंपोनेंट है यूजर कंपोनेंट और उसकी फाइल का पाथ जो है सीएसएस की का वो ये है यूजर कंपोनेंट डॉट टीएक्स, ठीक है। अब बाय द वे मान के चलो ये जो मेरा यूजर कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल थी मैं इसकी h1 को देता हूँ कुछ क्लास, और यहाँ पर मैंने दे दिया लाइक h1 हेड, ठीक है। अब मैं इसको css देना चाहता हूँ तो मैं क्या करूँगा इसी कंपोनेंट की css फाइल में आ चुका हूँ। एंड यहाँ पर मैं क्या करूँगा डॉट css एंड कलर मैंने दे दिया इसको रेड, एंड मैंने इसको सेव किया। यहाँ पर कोई गलती तो नहीं है, सेव, ठीक है, जस्ट मैंने सेव किया है। तो यहाँ पर देख सकते हो इसका यूजर का कंपोनेंट का कलर जो है रेड हो चुका है, ठीक है। तो ये आपको अंडरस्टैंड हो चुका है कि मतलब यहाँ पर जो टेम्पलेट यूआरएल में जो एचटीएमएल फाइल होती है वही उस कंपोनेंट की लोड होगी, और यहाँ पर जो स्टाइल यूआरएल्स में जो आपका सीएसएस पाथ होगा वही लोड होगा, ठीक है। अब देखिए क्या होता है सभी कंपोनेंट की एक सुपर मोस्ट सीएसएस फाइल होती है, उसका भी मैं थोड़ा वर्णन कर देता हूँ आपके इस लेक्चर में। जैसे बाय द वे मान के चलो मैंने इस h1 को यहाँ से हटा दिया और इसकी सीएसएस मैंने यहाँ से हटा दी, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देख सकते हो ये बेसिकली ब्लैक कलर का हो चुका है, बट इनकी भी एक सुपर मोस्ट फाइल होती है सीएसएस की, वो ये है, मैं दिखा देता हूँ आपको। यहाँ पर आ जाइए आप मेन सॉरी स्टाइल डॉट सीएसएस के अंदर, यहाँ पर आप अपनी वो फाइल बेसिकली आप अपना सीएसएस प्रोवाइड कर सकते हो। ये सुपर मोस्ट देख सकते हो यहाँ पर रेड कलर का हो चुका है, लाइक मैं ब्लैक कर का सॉरी ग्रीन कर देता हूँ। तो यहाँ पर देखोगे ग्रीन कलर का हो चुका है। मतलब ये जो स्टाइल डॉट सी एस एस है ये बेसिकली सुपर मोस्ट CSS फाइल है, इसे आप एक्सटर्नल फाइल बोल सकते हो जो कि सभी कंपोनेंट्स के लिए अलाउड होगी, ठीक है। और ये इंडेक्स डॉट एचटीएमएल फाइल है जो कि सभी सुपर मोस्ट फाइल है, सभी की सुपर मोस्ट फाइल है जो कि सभी कंपोनेंट्स के लिए बोल सकते हो आप, ये सभी की सुपर मोस्ट फाइल है इंडेक्स डॉट एचटीएमएल, ठीक है। ऐसे ही इंडेक्स डॉट एचटीएमएल होगी, ऐसी आपकी स्टाइल डॉट सी एस एस होगी। ये बेसिकली दो सुपर मोस्ट फाइल्स हैं, ठीक है।
अब यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ। देखिए मैंने बाकी क्या क्या एक्सप्लेन कर दिया आपको। इस डेकोरेटर कंपोनेंट हो गया, इंपोर्ट्स हो गया, सिलेक्टर क्या है, बेसिकली कैसे यूज किया जाता है इसको, एंड टेम्पलेट यूआरएल हो गया, स्टाइल यूआरएल्स हो गया। अब यहाँ पर देखोगे इस क्लास का जो नेम है वो यूजर कंपोनेंट क्यों रखा गया है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए क्या होता है, बाय डिफॉल्ट एंगुलर जब भी कोई एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पर अभी आपने देखा था, मैंने लिखा यूजर। अब यहाँ पर मैंने यूजर लिखा तो ये क्या करेगा, उस नेम के साथ कंपोनेंट ऐड कर देगा ऑटोमेटिकली। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर लिखता ना कुछ इस तरीके से ng यूजर ngGC यूजर कंपोनेंट, तो ये क्या करता है बेसिकली इसको जो है एज अ नेम ट्रीट करके इसके आगे जो है कंपोनेंट अपेंड करा देता। तो मतलब इसका जो नेम बन जाता ना, अगर मैं इसको एंटर करूंगा तो इसका जो नेम बनेगा कंपोनेंट का वो कुछ इस तरीके से बनेगा, यूजर कंपोनेंट कंपोनेंट। ठीक है, क्यों? क्योंकि यूजर कंपोनेंट तो यहाँ पर ऑलरेडी मैंने दिया हुआ है, फिर ये ऑटोमेटिकली क्या करता है, कंपोनेंट उसमें इंक्लूड कर देता है। ठीक है, तो इसलिए मैं बोलूंगा आपसे कि हमेशा बस नेम प्रोवाइड करें, क्या आप रखना चाहते हो वो कंपोनेंट ऑलरेडी लगा करके रख देता है। ठीक है, अब देखिए जब ये कंपोनेंट बेसिकली ये क्या है, ये जो है कंपोनेंट का नेम है। अब ये क्या था, बेसिकली सिलेक्टर था, इसे हम सिलेक्टर क्यों बोल रहे हैं और इसको हम नेम क्यों बोल रहे हैं। ठीक है, देखिए जब भी हम कोई कंपोनेंट बनाते हैं, जो भी आपका क्लास का जो नेम होता है उसी से बेसिकली आपकी क्लास को क्या किया जाता है, पॉइंट किया जाता है। ठीक है, अब इसका यूज क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। सिलेक्टर का तो मैंने आपको यूज बता दिया कि आपको कहीं से भी किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर, मतलब किसी कंपोनेंट या एचटीएमएल फाइल के अंदर अगर आपको इस कंपोनेंट को यूज करना होगा तो आपको इस सिलेक्टर का नेम यूज करना होगा एज अ एचटीएमएल टैग। ठीक है, बट इस कंपोनेंट का नेम का क्या यूज है, देखिए मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आइए ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस के अंदर। ठीक है, जब मैंने ये कंपोनेंट यहाँ पर क्रिएट किया था ना, तभी इसने क्या कर दिया था, अपडेट कर दिया था ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस फाइल को। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हो इसने क्या किया, यहाँ पर देखो ये यूजर कंपोनेंट यहाँ पर इसने इंपोर्ट किया, जो कि आपका बेसिकली यहाँ से आ रहा है यूजर और यूजर कंपोनेंट। ठीक है, और यहाँ पर इसने डिक्लेरेशन में यूजर कंपोनेंट ऑटोमेटिकली ऐड कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पर अगर आपको समझ में आया हो तो यहाँ पर इस कंपोनेंट नेम का यहाँ पर यूज कहाँ हो रहा है, आप देख सकते हो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में इम्पोर्ट के लिए। अब बाय द वे मान के चलो, ये तो चलो ऐप डॉट मॉड्यूल डॉट टी एस में इसने एंगुलर ने ऑटोमेटिकली बेसिकली क्या कर दिया था, इंपोर्ट कर दिया था। बट अगर बाय द वे इन फ्यूचर अगर हमें कस्टम तरीके से मतलब कहीं यूज करना हो, मतलब कि अगर मेरे को इस कंपोनेंट को अगर कहीं पर भी इंपोर्ट करना हो, तो मैं क्या करूंगा, मैं कुछ इस तरीके से ही कोड लिखूंगा कि इंपोर्ट एंड ब्रैकेट्स में यूजर कंपोनेंट। अब ये जो यूजर कंपोनेंट वही नेम होगा आपका जो कि आपने जो उस क्लास का नेम दिया हुआ, तो इसलिए हम यहाँ पर इस क्लास के नेम से इसको बेसिकली इस कंपोनेंट का नेम बोल रहे हैं। और इस कंपोनेंट का ये सिलेक्टर है, एज अ एचटीएमएल टैग हम इसे कहीं पर भी किसी भी एचटीएमएल फाइल के अंदर यूज कर सकते हैं, जो कि कंपोनेंट्स की फाइल हो सकती है। ठीक है, ठीक है, आई होप आप अंडरस्टैंड हो पाए होंगे कि इतना मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, तो इसमें कोई और ज़्यादा कुछ मतलब ताम झाम का काम तो है नहीं, बस आपको 4 फाइल्स मिलती हैं, आप इसमें अपना जावास्क्रिप्ट का कोड लिखो एंड आप अपना यहाँ पर जो है अपना एचटीएमएल का कोड लिखो एंड यहाँ पर अपना सीएसएस का कोड लिखो। और आपको सुपर मोस्ट स्टाइल डॉट सीएसएस के बारे में मैंने बता ही दिया है कि अगर आपको सीएसएस सभी के ऊपर लगानी हो, सभी कंपोनेंट के ऊपर, तो आप स्टाइल डॉट सीएसएस में लिखो, वरना अपना अपने अपने कंपोनेंट की अलग अलग अपनी जगह रखो। ठीक है, वैसे तो रखना चाहिए सभी का अलग अलग कंपोनेंट का सीएसएस। ठीक है, बट लगता है कि कुछ कॉमन चीजें हैं जो कि सभी कंपोनेंट के लिए कॉमन है, तब आप स्टाइल डॉट सी एस एस का यूज कर सकते हो। ठीक है, एंड मैं आपको नेक्स्ट जो आपको लास्ट इंपॉर्टेंट बात बताना भूल गया, जो कि है कि मैंने आपको बताया था कि किस स्ट्रक्चर तरीके से आपको काम करना चाहिए। ठीक है, मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है अब यूजर कंपोनेंट को जो बेसिकली क्लोज कर देता हूँ और यहाँ पर जो है मैं कंट्रोल ऐड कर देता हूँ, जो भी मेरी ऐप कंपोनेंट जैसी फाइल थी वैसे ही मैं रख देता हूँ। हालांकि हम ऐसा रखते तो नहीं है, फिलहाल में मैं ऐसा रख रहा हूँ क्योंकि मेरे को आगे आपको इसी में लेक्चर्स कराने होंगे, मतलब इसी में स्टडी करानी होगी, इसलिए मैं इसको वैसा ही कर देता हूँ आपको। ठीक है, अब देखिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको अगर कंपनीज में वर्क करना है या किस तरीके से वर्क करता हूँ मैं, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पर जो है डायरेक्ट ऐसे कंपोनेंट नहीं बनाता हूँ, जैसे अभी यहाँ पर दिखाई दे रहा है ना कि लाइक मैं सबसे पहले क्लियर करता हूँ। और मैं ऐसा नहीं लिखता हूँ कि एन जी जी सी एंड यूजर कंपोनेंट, जो भी आपको लगता है कि मैंने इस तरीके से मैं नहीं करता हूँ। ठीक है, मैं क्या करूँगा कि एक स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर से भी के तरीके से हम काम करते हैं। मैं क्या करता हूँ, इस यूजर कंपोनेंट को डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, मतलब एक स्ट्रक्चर वे में बता रहा हूँ तो इसको मैं हटा ही देता हूँ। तो यहाँ से भी मेरे को हटाना होगा क्योंकि ये ऐड तो कर देता है बाय डिफॉल्ट, बट ऑटोमेटिकली रिमूव नहीं करता। बस इसका यही गलत काम है एंगुलर का, ये ऑटोमेटिकली ऐड तो कर देता है बट किसी चीज को रिमूव नहीं करता, तो हमें वो कस्टम रिमूव करनी होती है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं गाइस,
या तो आप यहाँ पर क्या करें, कोई बेसिकली आप क्या करें, यहाँ पर आप एक फ़ोल्डर क्रिएट कर दो, या लाइक मतलब कुछ इस तरीके से फ़ोल्डर क्रिएट कर दो ऐप के अंदर कंपोनेंट्स करके, ठीक है। या आप ऐसा भी कर सकते हो, लाइक अगर आपको लगता है कि आप कंपोनेंट्स फ़ोल्डर ऑलरेडी मतलब नहीं क्रिएटेड है, मतलब मैं बता रहा हूँ कि यहाँ पर ऐप के अंदर आपको एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि जैसे मतलब आप फर्स्ट बेसिकली फ़ोल्डर मतलब फर्स्ट टाइम पर आप कोई बेसिकली कंपोनेंट क्रिएट कर रहे हो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, तो आप फ़ोल्डर नहीं बनाना चाहते हो, तो आप यहाँ से भी फ़ोल्डर बना सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पर नाम दिया कंपोनेंट्स स्लैश यूज़र, तो ये क्या करेगा, मेरा कंपोनेंट्स नाम का फ़ोल्डर क्रिएट कर देगा और उसके अंदर मेरा यूज़र कंपोनेंट क्रिएट कर देगा, ठीक है। बट मैं एक तरीका बता रहा था, यहाँ पर आप अपना खुद से फ़ोल्डर क्रिएट करके भी कर सकते हो, और यहाँ पर या फिर यहाँ पर आप इस तरीके से नेम प्रोवाइड करके स्लैश यूज़र कंपोनेंट दे सकते हो, ठीक है। बट इसकी एक मेन बात है कि ये क्या करता है, ये जो कमांड थी जो कि मैंने अभी आपको बताया, कि यहाँ पर देखा था आपने कि मैंने यहाँ पर कंपोनेंट्स फोल्डर नहीं बनाया था, बट मैंने यहाँ पर जैसे कंपोनेंट्स लिखा स्लैश लगाया तो इसने ऑटोमेटिकली उसे एज अ फोल्डर जज कर लिया। बट अगर अगर यहाँ पर वो फोल्डर बना हुआ है उस नेम से, तो ये अगेन फोल्डर नहीं क्रिएट करेगा। जैसे मान के चलो अभी कंपोनेंट्स के अंदर इसने यूजर कंपोनेंट बना दिया, ठीक है। अब मैं इसी के अंदर एक और न्यू कंपोनेंट बनाता हूँ, लाइक एडमिन कंट्रोलर, ठीक है, सॉरी एडमिन कंपोनेंट। तो ये क्या करेगा, कंपोनेंट्स के अंदर ही ये चेक करेगा कि ये फोल्डर ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है या नहीं। अगर एग्जिस्ट करता है तो उसी के अंदर न्यू बना देगा, वरना नहीं एग्जिस्ट करता है ये फोल्डर तो उसके वो क्रिएट करेगा, देन आपका कंपोनेंट ऐड करेगा, ठीक है। अब देखिए मैं कंपोनेंट्स के अंदर जाता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो एडमिन एंड यूजर कंपोनेंट दोनों ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। और इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी, app.module.ts में ये ऑलरेडी अपडेट कर देता है कि ये फाइल्स कहाँ से आ रही हैं, और आप इनको एज अ कहीं पर भी यूज कर सकते हो। जो भी इनका सिलेक्टर प्रोवाइड किया गया है, जैसे आपका एडमिन का जो सिलेक्टर प्रोवाइड किया गया है वो ऐप एडमिन है, आप इनको चेंजेस भी कर सकते हो, और आप उन्हें एज अ एचटीएमएल टैग यूज कर सकते हो कहीं पर भी किसी भी एचटीएमएल कंपोनेंट के अंदर, ठीक है। तो मिलते हैं हम गाइस नेक्स्ट लेक्चर्स में। सो नेक्स्ट लेक्चर्स देखना ना भूलिएगा, हमने बाकी सब इसमें डिस्कस कर ही लिया जो भी हमारा रह चुका था। तो सो थैंक यू।